Hello students, today we are going to discuss about Walters model. ये मॉडल रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड के अंदर आता है। हम ऑलरेडी डिविडेंड थ्योरीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्टर्स मॉडल का लेआउट क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, एजम्पशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वॉल्टर्स मॉडल के इंट्रोडक्टरी पार्ट से। वॉल्टर्स मॉडल सपोर्ट्स द रिलेवेंस हाइपोथेसिस। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वॉल्टर का मॉडल रिलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट करता है। यहाँ रिलेवेंस मीन्स है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है उससे फर्म की वैल्यू इफेक्ट होती है। According to Walter, the investment policy of a firm cannot be separated from its dividend policy and both are interlinked. The choice of a suitable dividend policy affects the value of the firm. Walter का कहना है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डिविडेंड पॉलिसी इंटरलिंक्ड है। देखते हैं कैसे। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मीन्स आप कहाँ अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लैंड परचेज कर रहे हैं, आप कोई प्लांट परचेज कर रहे हैं या कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, एक्सेट्रा। अब जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहां से कोई रिटर्न मिलता है। उसी रिटर्न या अर्निंग से हम डिविडेंड देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डिविडेंड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आप जो भी डिविडेंड पॉलिसी चूज करेंगे उससे फर्म की वैल्यू इफेक्ट होगी। डिविडेंड पॉलिसी मींस अ फाइनेंशियल डिसीजन जहां आप डिसाइड करते हैं कि कितनी अर्निंग या प्रॉफिट आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना रिटेन करके रखेंगे। According to this model, the firm would have an optimum dividend policy which will be determined by the relationship of return on investment or internal rate of return and its cost of capital or required rate of return. इस मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी फर्म की डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम होनी चाहिए। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम है या नहीं? आर एंड के रिलेशनशिप से। R मीन्स रिटर्न कितना है और K मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। If return on investment exceeds the cost of capital, the firm should retain the earnings because in this case the firm is able to earn more than what the shareholders could by reinvesting. If the earnings are paid to them, whereas it should distribute the earnings to the shareholders in case the required rate of return exceeds the expected rate of return because shareholders can earn a higher return by investing elsewhere. इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हमारा रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें अर्निंग्स को पूरा रिटेन कर लेना चाहिए, और अगर रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो हमें पूरी अर्निंग्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सो दैट जब हम रिटर्न नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से अर्निंग कर ले। अब हम अगर डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस से देखें तो फर्म्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज ग्रोथ फर्म्स। ये वो फर्म्स हैं जिनके पास सफिशिएंट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सिंपल है, अगर बिजनेस के पास ऐसे ऑप्शंस हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न कर सकता है तो ऑब्वियसली बिजनेस को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके लिए बिजनेस अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रखेगा। दैट मीन्स बिजनेस को इस केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए और अर्निंग्स को रिटेन करके उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगा देना चाहिए। अब क्वेश्चन है, इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? बिजनेस को जब हायर रिटर्न्स होंगे तो ऑब्वियस है बाद में डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा,
और शेयर्स की मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगी बिकॉज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकेंड फर्म कैटेगरी इज डिक्लाइनिंग फर्म्स। ये वो फर्म्स हैं जिनके पास फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस केस में कंपनी को पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए सो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स इस डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्निंग कर सके। लास्ट वन इज नॉर्मल फर्म। ये वो फर्म्स हैं जिनके रिटर्न उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होते हैं। इस केस में हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर अर्निंग्स को रिटेन करके रखें, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसी फर्म्स के लिए कोई भी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी नहीं होती बिकॉज जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है उससे मार्केट प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हम मार्केट प्राइस को ऑप्टिमम नहीं कर सकते। आई नो थ्योरी का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया, चलिए शॉर्ट में देखते हैं हमने क्या पढ़ा। वॉल्टर्स का मॉडल रिलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स डिविडेंड पॉलिसी फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करेगी। फर्म की डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम होनी चाहिए और ये पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है आर और के रिलेशनशिप से। आर मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑब्वियसली किसी ना किसी सोर्स से फंड लेके आएंगे और उस फंड को लाने में कॉस्ट लगेगी। फिर जब हम फंड ले आए और उसे इन्वेस्ट भी करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। इसी रिटर्न से हम डिविडेंड पे करते हैं, इसलिए हम आर और के का कंपैरिजन करते हैं। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो तीन ही केसेस हो सकते हैं। पहला, हमारा रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा हो सकता है। ये सिचुएशन ग्रोथ फर्म के केस में होती है। दूसरा, रिटर्न कॉस्ट से कम हो सकता है। ये सिचुएशन कहाँ होगी? डिक्लाइन फर्म में। या फिर रिटर्न कॉस्ट के बराबर हो सकता है। ये सिचुएशन नॉर्मल फर्म्स में होती है। जब बिजनेस में रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा होता है तो कोई भी बिजनेस चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करे बिकॉज रिटर्न्स हाई हैं। तो इस केस में बिजनेस का डीपी रेशियो 0 रहेगा। डीपी रेशियो मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये रेशियो बताता है कि बिजनेस कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डीपी रेशियो 0 मीन्स कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। बिजनेस पूरी अर्निंग्स को रिटेन करके रख लेगी सो दैट वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ग्रोथ फर्म्स को क्या करना चाहिए? वो पूरी अर्निंग्स को रिटेन करके रखेंगे और डीपी रेशियो 0 होगा, तभी शेयर की मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी। अब दूसरा केस जहां रिटर्न कॉस्ट से कम होते हैं। सिंपल है, जब बिजनेस को रिटर्न कम हो रहे हैं तो उसे पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए सो दैट शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकें। इस केस में डीपी रेशियो 100 होगा और जब डिविडेंड 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो रिटेन्ड अर्निंग 0 होगी, तभी शेयर की मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी। लास्ट केस, जब रिटर्न कॉस्ट के बराबर हो, इस केस में शेयर की मार्केट प्राइस पे डिविडेंड डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट प्रैक्टिकली शेयर की मार्केट प्राइस कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। इसलिए वॉल्टर ने अपने मॉडल में कंक्लूड किया कि डिविडेंड पॉलिसी फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करती है। नाउ इट्स टाइम फॉर फॉर्मूले। वॉल्टर मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि हम जितना भी फंड यूज करेंगे वो इंटरनल फंड होगा। इंटरनल फंड मींस या तो हम इक्विटी शेयर यूज करेंगे या तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करेंगे। इक्विटी शेयर्स वो यूज किए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग हो, कोई भी नए इक्विटी शेयर्स की इशू को
वॉल्टर मॉडल नहीं मानता। तो बहुत सिंपल है, अगर हम सारे इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी टोटल फर्म की वैल्यू कितनी है। तो यही हम यहाँ पे करते हैं, हम मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमको पूरे फर्म की वैल्यू पता चल जाए। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D अपॉन KE। P मीन्स क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, D मीन्स क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर, R मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज हम सारा फंड जो है वो इंटरनल सोर्स से लेके आ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही हमारी टोटल कॉस्ट होगी, इसीलिए हमने इसको KE से डिनोट किया है। कई जगह इसको सिर्फ K से डिनोट किया जाता है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। E इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर, D अगेन डिविडेंड पर शेयर अपॉन KE। KE मीन्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर हमें प्राइस ना कैलकुलेट करना हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो क्या होगा, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, हम बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, P डिनोमिनेटर में आ जाएगा KE की प्लेस पे और KE न्यूमरेटर में चला जाएगा P के प्लेस पे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, KE इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D अपॉन P, राइट। एजम्पशंस मीन्स किसी बात को मान के वॉल्टर ने ये मॉडल बनाए हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें वॉल्टर ने मानी है। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स लाइक डेट और न्यू इक्विटी कैपिटल आर नॉट यूज्ड। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट में सारा फंड रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज किया जाएगा और किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से फंड नहीं लाया जाएगा, नॉट इवन न्यू इक्विटी शेयर्स। जो एग्जिस्टिंग होंगे उसको हम यूज कर सकते हैं पर कोई नए इक्विटी शेयर हम मार्केट में इशू नहीं कर सकते। When we go for additional investments, the firm's risk does not change. It implies that R and K are constant. जब भी हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फर्म के रिस्क में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर रिस्क चेंज नहीं हो रहा तो R and K भी कांस्टेंट रहेंगे। There is no change in the key factors like earning per share and dividend per share. These values may be changed in the model to derive the results, but any given value of both are assumed to be constant in deriving a given value. शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जितने भी की वेरिएबल्स चाहिए उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन के टाइम पे ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। The firm has perpetual life. ये माना गया है कंपनी की लाइफ परपीचुअल होती है। परपीचुअल मीन्स लॉन्ग या जो लगातार चलती रहे। Now, limitations. The Walters model assumes that all the financing for investments are done only through retained earnings. No external financing is used. Thus, the model would be only applicable to all equity firms. क्योंकि वॉल्टर ने माना है कि सारी फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग से होगी, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया जाएगा, सो ये मॉडल सिर्फ उन फर्म्स में यूज हो सकता है जहां सारी कैपिटल इक्विटी से लाई जाती है। दिस मॉडल इज assume R is constant, which is not realistic assumption, as firms makes increased investment R also changes. हमने assumption में माना हमारा रिटर्न, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट रहेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा रिटर्न भी बढ़ेगा। Regarding assumptions of constant KE, the risk complexion of any firm has direct result on KE. By doing so, this model ignores the effect of risk on value of the firm. इन फर्म में हम सारी कैपिटल इक्विटी की यूज कर रहे हैं, तो जो टोटल कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स KE से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एजम्पशन में माना कि हमारी KE कांस्टेंट रहेगी,
पर अगर कोई भी रिस्क राइज होता है या कोई भी रिस्क में चेंज होता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो केई में होगा। तो इस मॉडल में हमने रिस्क का फर्म की वैल्यू में जो इफेक्ट होगा उसको इग्नोर। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई होंगी जिसके बेस पे आपको बताना है कि डिविडेंड पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हमें वैल्यू ऑफ द फर्म पता करनी है तो हम शेयर्स की अगर मार्केट प्राइस पता कर लेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल जाएगी। देखते हैं इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी है। कैपिटलाइजेशन रेट केई हमें दिया है 12%। अर्निंग पर शेयर मींस एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, 10 रुपीज की। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि जहां हमने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से हमें कितना रिटर्न हो रहा है। तो इस रिटर्न के लिए आपको 3 कंडीशंस दी हैं, 15%, 8% एंड 12%। एक चीज इस क्वेश्चन में मिस है जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। हमेशा आपको क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप 5 सिचुएशंस में डिविडेंड पे आउट रेशियो को लेंगे। कौन कौन सी 5 सिचुएशन? डिविडेंड पे आउट रेशियो को आप मानेंगे 0, 25%, 50%, 75% और 100%। ये आप कब मानेंगे? जब आपको क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप सिर्फ जो दिया गया होगा उसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बिकॉज नहीं दिया है तो हम सारी कंडीशंस में कैलकुलेट करके सीख लेते हैं कि हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी शेयर का। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन KE, E माइनस D अपॉन KE। हम टेबल वाइज इसको सॉल्व करते हैं बिकॉज 3 कंडीशंस हमको दी है और बहुत सारे डिविडेंड पे आउट रेशियोज की कंडीशन हमारे पास है। तो सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे पे आउट रेशियोज का। पे आउट रेशियो कौन सा? डिविडेंड पे आउट रेशियो। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे सबसे पहली कंडीशन रखते हुए जब हमारा R जो है वो 15% है। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई? R हमारा 15% है और जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है वो 12% है। दैट मीन्स R is greater than KE। तो ये ग्रोथ फॉर्म्स की सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब रो में सबसे पहले हम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। दैट मीन्स हम हर एक शेयर पे डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं बिकॉज डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है तो कोई डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहां मैं आपको एक बार कैलकुलेशन सिखा दूंगी, आप बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज पुट करके बाकी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो फॉर्मूला आप देखिए, सबसे पहले आपको D चाहिए। D मींस डिविडेंड पर शेयर। तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, मतलब आप हर एक शेयर पे 0 डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमने D की जगह 0 रख दिया। प्लस R, R आपको कितना दिया है? 15%। 15% कैसे लिखते हैं? 15 अपॉन 100। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? 0.15 अपॉन में आपको रखना है KE। KE कितना दिया है क्वेश्चन में? 12%। तो 12% भी आप कैसे लिखेंगे? 12 अपॉन 100। तो आप उसको पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं? 0.12। ब्रैकेट स्टार्ट E। E मीन्स होता है अर्निंग पर शेयर। तो क्वेश्चन में देखिए अर्निंग पर शेयर कितनी दी है आपको? 10 रुपीज दी है। और माइनस 0, 0 क्या है आपका? D, डिविडेंड पर शेयर। हम 10 रुपीज की अर्निंग में से एक भी रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज। डिवाइडेड बाय KE। KE कितना है? 0.12। हम देख चुके हैं 0.12 हमने कैसे लिखा, बिकॉज 12% है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। दो चीजें आप एक साथ करेंगे। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मीन्स 10 माइनस 0, आपके पास कितना आया? 10। फिर ब्रैकेट के बाहर जो आपको डिवाइड में वैल्यूज दिया, डिवाइड में क्या दिया है? 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.25, राइट। बाकी सारी चीजें आपने एज इट इज लिख दी, 0 वैसे ही लिख दिया और 0.12 भी एज इट इज ही लिख दिया।
अब सॉल्व करते हैं, बिकॉज आपको ये ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो आप क्या करेंगे 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो आपके पास कितना आएगा 12.5। तो आपके पास वैल्यूज रह गई 0 प्लस 12.5 अपॉन 0.12। किसी भी चीज में आप 0 प्लस करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, कितनी हो गई 12.5 अपॉन 0.12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 104 रुपीज। ये क्या आई, ये आई शेयर की मार्केट प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे कॉलम में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारा डीपी रेशियो जो है वो 25% है, मतलब हमें जितनी भी अर्निंग हो रही है उसमें से 25% हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिविडेंड पर शेयर कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, 10 रुपीज की अर्निंग हो रही है, 10 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 2.5। आपको बिल्कुल ही फॉर्मूले में ऐसे ही वैल्यूज पुट कर देनी है जैसे ऊपर हमने पुट की है। डी डिविडेंड कितना हो गया इस केस में 2.5 प्लस आर और के ई सेम रहेगा, तो हमने सेम वैल्यूज लिखी हैं 0.15 अपॉन 0.12। ब्रैकेट में अर्निंग पर शेयर सेम है 10 रुपीज माइनस 2.5। 2.5 आपके पास क्या है डिविडेंड पर शेयर, बिकॉज 25% डिविडेंड है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.12। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी 99 रुपीज। फिर हमने डीपी रेशियो माना 50%, तो 50% अगर मानेंगे तो एक शेयर पे कितना हम डिविडेंड देंगे, अर्निंग है हमारी 10 रुपीज और उन 10 रुपीज पे हम 50% का डिविडेंड दे रहे हैं, तो 10 का 50% 5 रुपीज। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 94 रुपीज। ऐसे ही हम डीपी रेशियो मानेंगे 75%। अब 75% का मीनिंग क्या हुआ कि 10 रुपीज में से हम 75% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 10 रुपीज का 75% निकालेंगे तो डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा 7.5। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ डिविडेंड पर शेयर चेंज होगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी आ गई 89 रुपीज। फिर लास्ट सिचुएशन जहां पे आपने डीपी रेशियो माना 100%, तो 100% मीन्स हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट मीन्स हमें अर्निंग हुई 10 रुपीज की और 10 रुपीज पूरा का पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे भी डिविडेंड पर शेयर सिर्फ चेंज होगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। तो मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी 83 रुपीज, राइट। ये पांचों केसेस हम तब यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं बोला गया होगा कि हम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हमें सीधे सीधे बता दिया गया होता कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है तो हम सिर्फ उतने ही परसेंट का कैलकुलेशन करते। अब हमारी ये पहली सिचुएशन सॉल्व हो गई, जब जो आर है हमारा वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब दूसरी सिचुएशन जहां पे आर हमें 8% दिया है, तो 8% मींस यहाँ पे रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और आपका रिटर्न कितना दिया है 8%। तो ये कौन सी फॉर्म का एग्जाम्पल होगा, ये डिक्लाइनिंग फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे भी जो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, कंडीशन सेम रहेंगी डीपी रेशियोज की, बस हमें जो रिटर्न है उसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो पहली कंडीशन में डी कितना होगा 0, बिकॉज डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, प्लस आर कितना है 8%, तो 8% को आप कैसे लिखेंगे 8 अपॉन 100, तो कितना हो गया 0.08, तो 0.08 अपॉन के ई तो सेम है क्वेश्चन में, 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो हमने 0.12 लिख दिया। ब्रैकेट स्टार्ट ई अर्निंग पर शेयर वो भी सेम है 10 रुपीज माइनस डी डिविडेंड पर शेयर 0, ब्रैकेट क्लोज अपॉन के ई कितना है 0.12। अब आप इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 10 में से आपने 0 माइनस किया तो 10 आया, और जो डिवाइड में वैल्यूज दिए 0.08 डिवाइडेड बाय 0.12, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.666। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आएगा 6.66। तो वैल्यूज आपके पास रह गई 0 प्लस 6.66 अपॉन 0.12। फिर आप 6.66 में 0 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6.66 अपॉन
KE एज इट इज रहेगा 0.12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी मार्केट प्राइस जो आएगी वो आएगी 56%। तो बिल्कुल ऐसे ही आप 25%, 50%, 75% और 100% में मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ एक चेंज होगा, क्या कि हमारा डिविडेंड पर शेयर चेंज हो रहा है और यहाँ पे जो R है वो हमारे पास 8% का है। ऐसे ही हम तीसरी सिचुएशन में चलते हैं। तीसरी सिचुएशन में हमें R कितना दिया है 12%। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, हमारा KE भी 12% है और हमारा R भी 12% है। तो दैट मीन्स R इक्वल टू KE, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला सेम रखेंगे। D डिविडेंड कितना है 0 प्लस R 12% है तो 0.12 अपॉन KE भी 12% है तो 0.12 ब्रैकेट स्टार्ट। अर्निंग पर शेयर सेम है 10 रुपीज माइनस D डिविडेंड कितना है 0, बिकॉज डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 0 है तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय KE 0.12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 0 कितना हुआ 10 और आप 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 करेंगे तो आपके पास आएगा 1। तो वैल्यूज क्या बच गई, 0 प्लस 1 ब्रैकेट में 10 डिवाइडेड बाय 0.12। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। तो जब आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 ही बचेगा। तो वैल्यूज क्या रह गई, 0 प्लस 10 अपॉन 0.12। 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 0.12 से तो आपकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी आ गई 83 रुपीज। तो ऐसे ही आप सारे केसेस पे मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। दो ही चीजें चेंज होंगी, क्या क्या, डिविडेंड पर शेयर डीपी रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे R और KE आपका सेम है। तो जब आप मार्केट प्राइस निकालेंगे तो सारी ही सिचुएशन में जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो आएगी 83 रुपीज, मतलब सेम आ रही है, राइट। तो ये हो गया कैलकुलेशन का पार्ट। आपने तीनों ही सिचुएशन में जब R KE से ग्रेटर है और जब R KE से कम है और जब R KE के बराबर है, तीनों ही सिचुएशन में कैलकुलेशंस कर लिए। अब देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं, बिकॉज जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको रिजल्ट देना होगा या इंटरप्रिटेशन आप उसको बोलते हैं, लिखा जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहली सिचुएशन में देखते हैं। When the firm is able to earn a return on investment exceeding the required rate of return, that is R is greater than KE, the value of share is inversely related to the DP ratio. As the payout ratio increases, the market value of shares declines. इसका क्या मतलब है कि वो सिचुएशन जहां पे R जो है वो ग्रेटर देन है KE से, मतलब ज्यादा है R KE से, तो क्या हो रहा है, DP रेशियो और शेयर की मार्केट प्राइस में इनवर्स मींस अपोजिट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप डीपी रेशियो बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए जहां पे आपने सोल्यूशन किया है, जैसे जैसे आपने डीपी रेशियो बढ़ाया वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो कम होती चली जा रही है। स्टार्टिंग में जब डीपी रेशियो 0 था तो आपकी मार्केट प्राइस 104 रुपीज थी और जब डीपी रेशियो आपने 100 कर दिया तो आपकी मार्केट प्राइस गिर के क्या हो गई 83%। तो इनवर्स रिलेशनशिप, डीपी रेशियो बढ़ रहा है और मार्केट प्राइस शेयर की कम होती चली जा रही है। Firm's value is the highest when the DP ratio is 0. If therefore the firm retain its entire earnings, it will maximize the market value of shares. अब इसका क्या मतलब है, यही हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि ग्रोथ फर्म्स के केस में हमको क्या करना चाहिए, हमको सारी अर्निंग रिटेन करके रख लेनी चाहिए। तो दैट मीन्स वो सिचुएशन सबसे अच्छी होगी जब हमारा डीपी रेशियो 0 होगा। तो आप एग्जांपल देख लीजिए, जब हमारा डीपी रेशियो 0 था तो वहां पे हमारी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये पहली वाली सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन हो गया। अब सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। सेकंड सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन आप कैसे लिखेंगे, when RE is less than KE, that is when the firm does not have sufficient profitable investment opportunities, the DP ratio and the value of the shares are positively correlated. The firm would be well advised to distribute the entire earning to the shareholder. अब वो केस जहां पे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होता है, तो ये कौन सी केस हो गई, ये डिक्लाइन फर्म की केस हो गई। तो उसको याद कीजिए, वहां पे हम क्या बोलते थे कि हमें पूरा का पूरा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए
उस केस में हमारी जो मार्केट प्राइस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में देख लीजिए, जब डीपी रेशियो 0 है तो आपकी मार्केट प्राइस 56 रुपीज है, और आप जब डीपी रेशियो बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आपकी मार्केट प्राइस बढ़ती चली जा रही है, और एट द एंड जब आपने 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपकी मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा हो गई, कितनी, 83 रुपीज। दैट मीन्स इस तरीके की कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब आते हैं लास्ट कंडीशन में। लास्ट कंडीशन क्या है, when R equals to KE, the market value of the share is constant irrespective of the DP ratio. The market price of the shares is not affected by the DP ratio whether the firm retains the profit or distribute dividend. This is a hypothetical situation because in actual practice both the values are different, and Walters conclude that dividend policy affect the value of the firm. इसका क्या मतलब है, ये कौन सी फर्म का सिचुएशन है, नॉर्मल फर्म का। तो नॉर्मल फर्म में हमने क्या बात की थी कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो आप देख लीजिए, हर केस में जब आपने शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट की है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ भी है, बट आपकी मार्केट प्राइस 83 रुपीज आ रही है सारी पांचों कंडीशंस में, राइट। तो इसका क्या मतलब है, हम कुछ भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रखे हैं, हमारी मार्केट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट प्रैक्टिकली कभी भी शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं होती, दैट मीन्स एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए वॉल्टर ने माना कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो हमेशा डिविडेंड की वजह से बढ़ेगी या घटेगी, उसमें इफेक्ट आएगा। तो ये जो तीसरी सिचुएशन है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, दैट मीन्स ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो हमारे पास कौन सी दो सिचुएशन बची, जब आर केई से कम होगा या जब आर केई से ज्यादा होगा, राइट। तो क्या मतलब हो गया, लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आया कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिविडेंड पॉलिसी से इफेक्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।